Hello everyone. In the next section of our eukaryotic translation, we are going to deal elongation during translocation in eukaryotes. So, in the previous section, we studied how the initiation of eukaryotic translation occurs. Now, in this section, we are going to talk about the elongation during translocation in eukaryotes. And for this matter, I am going to show you my notes also, so that you can get a better understanding of the elongation of eukaryotic translocation. Okay. As we said that elongation during translocation in eukaryote. What is this elongation means? First of all, we understand that what is initiation. इनिशिएशन हम लोग किसे कह रहे थे? इनिशिएशन मीन्स इनिशिएट होना, शुरू होना, स्टार्ट होना. तो किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि इनिशिएट करता है यूकैरियोट के ट्रांसलेशन को. यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग. सो अब यहाँ पे हमने लिखा है इलॉन्गेशन ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन इन यूकैरियोट. ट्रांसलोकेशन का क्या मीन्स है? ट्रांसलोकेशन का मीन्स यही है कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में जो हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आगे बढ़ते हैं इन द टर्म ऑफ एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. तो व्हाट वी आर रिटन हियर, एट द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन as noted already, met tRNA imet is bound to the P site on the assembled ATS ribosome. This region of the ribosomes is called P site because the tRNA chemically linked to the growing polypeptide chain is located here. Okay, इससे पहले जो हमने देखा था, we get back this, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ था ये पूरा का पूरा ATS राइबोसोम बना था. ATS राइबोसोम में ये जो पहला tRNA आया था हमारा किसके साथ? मेथियोनिन के साथ, इनिशिएटिव मेथियोनिन के साथ. ये हमारा जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना था इसमें जो ये tRNA ऐड हुआ है ये कौन से साइट पे ऐड हुआ है? P साइट पे. तो स्टार्टिंग में जब इनिशिएशन स्टार्ट होता है तो मेथियोनिन जो कि इनिशिएटिव मेथियोनिन होता है tRNA के साथ बाउंडेड, क्योंकि हर अमाइनो एसिड को कौन कंडक्ट करता है? tRNA कंडक्ट करता है. tRNA इस कंडक्ट करके इसे यहाँ लेके आता है, कहाँ पे? इस कॉम्प्लेक्स के पास. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि करेक्टली पोजिशन्ड eukaryotic ATS ribosome met tRNA imet complex is now ready to begin the task of stepwise addition of amino acids by in-frame translation of mRNA. As in the case with initiation, a set of simple protein termed as elongation factors are required to carry out this process of chain elongation. The key steps in elongation are entry of such succeeding amino acid tRNA, formation of a peptide bond, and the movement or translocation of the ribosome one codon at a time along the mRNA. अब यहाँ पे जो करेक्टली पोजीशन यूकैरियोटिक ATS राइबोसोम यानी मेट tRNA imet कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है, जो हमने पीछे देखा था, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो चुका है. अब वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? बिगिन करेगा किसको? टास्क ऑफ स्टेप वाइज एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड. स्टेप वाइज एक एक करके एक एक अमाइनो एसिड्स को वो ऐड करना शुरू करेगा, एडिशन करना शुरू करेगा. ठीक है, कहाँ से? इन द फ्रेम ट्रांसलेशन ऑफ mRNA के कोड्स को रीड करके उसके जो एंटी कोड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो tRNA होगा वो वहाँ आएगा और उसको अमाइनो एसिड को वहाँ पे अटैच करेगा. ओके, जैसे कि हम लोगों ने इनिशिएशन में देखा था कि वहाँ पे क्या था? सिंपल प्रोटीन्स वहाँ आए थे जिनका नाम हम कह रहे थे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स. सेम उसी तरह अब हमारे पास आएगा यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर्स. यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, ये भी क्या हैं? प्रोटीन्स हैं जो अब इलॉन्गेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे. और वो किस तरीके से किया जाएगा? वन कोडोन एट ए टाइम
along the mRNA, एक बार में एक कोडोन. Okay. Next step is, once the ATS ribosome with met tRNA IMET in the ribosome P site is assembled, a ternary complex bearing the second amino acid, that is AA2, coded by the mRNA binds to the A site. ओके, अब जो नेक्स्ट कोडोन आएगा वो नेक्स्ट अमाइनो एसिड आएगा, सॉरी कोडोन को रीड करके जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड आएगा वो अमाइनो एसिड, सबसे पहला ए हमने क्या लिखा है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, फिर क्या है A2 सेकेंड अमाइनो एसिड, इस तरह के A3 A4 A5 ऐसे ऐड होते जाएगा. ये बस बताने के लिए. ओके, इस तरह से एक एक अमाइनो एसिड्स आते जाएंगे. अब हम देखते हैं पहले स्टेप को. लुक एट दिस फिगर. दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज पी साइट. ओके, दिस इज ए साइट. पी साइट वहाँ था जहाँ पे क्या हुआ था, मेट टीआरएनए आईमेट अटैच हुआ था, इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था. अब जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स आते जाएंगे वो कौन सी साइट पे आएंगे, वो आएंगे ए साइट्स पे. ओके, ये हम लोगों का एमआरएनए है, ये 5' ये 3' एडिनाइलेशन है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट स्टेप. लुक एट दिस फिगर. यहाँ हमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ हमें कुछ अमाइनो एसिड्स दिख रहे हैं जिनके साथ कौन है, टीआरएनए है. टीआरएनए ही अमाइनो एसिड्स के साथ बॉन्ड होते हैं, लेकिन हर टीआरएनए के साथ जो भी अमाइनो एसिड बॉन्ड होगा उसके साथ एक इनिशिएशन फैक्टर अटैच्ड होते हैं और जीटीपी अटैच होते हैं. व्हाट इज दिस जीटीपी? जीटीपी अटैच इसलिए होते हैं, हमने पहले ही बताया आपको कि जीटीपी क्या है, एनर्जी बॉन्ड्स हैं. तो ये देखिए, ये सपोज एक टीआरएनए है, इसके साथ टू यहाँ किसको सिग्निफाइज कर रहा है, सेकेंड अमाइनो एसिड, वो जो भी हो. ओके, एक्सेप्ट मिथ्योनिन, या फिर ये मिथ्योनिन भी हो सकता है, एक्सेप्ट मिथ्योनिन या मिथ्योनिन भी हो सकता है. इसके अलावा जो कोई भी अमाइनो एसिड्स होंगे वो उसको हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है 2 से. फर्दर ऑन हमने किसी और अमाइनो एसिड को बताया है 3 एंड सो ऑन, हम 4 5 6 इस तरीके से करते जा सकते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये टीआरएनए है, इस टीआरएनए के साथ कौन अटैच रहता है, इनिशिएशन फैक्टर 1A जीटीपी, सॉरी नॉट इनिशिएशन फैक्टर, इट इज़ एलोंगेशन फैक्टर 1A, और उसके साथ अटैच कौन है, जीटीपी. अब इसका काम क्या है बेसिकली, देखो ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एटीएस कॉम्प्लेक्स है राइबोसोम का, ये एमआरएनए चेन है हमारा, ये पी साइड पे पहले ही मिथेनिन अटैच हो चुका है, इनिशिएटिव मिथेनिन. अब नेक्स्ट ये देखो, ये इस तरीके से जो नेक्स्ट टीआरएनए आता है सेकेंड अमाइनो एसिड्स का, ये अपने साथ क्या लेके आ रहा है, इलोंगेशन फैक्टर 1A को. इलोंगेशन फैक्टर 1A अटैच्ड है जीटीपी के साथ. होता क्या है, जैसे ही ये इसके स्पेसिफिक साइट के पास आता है तो यहाँ पे इसको परमानेंटली बाउंड होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी उसे कौन देगा, ये जीटीपी देगा. जीटीपी अगेन क्या होगा, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे EF1A रिलीज़ हो गया, यहाँ से अटैच था इसके साथ, यहाँ रिलीज़ हो गया. उसके साथ कौन रिलीज़ हुआ, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मीन्स जीटीपी टूट गया किसमें, जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. तो यहाँ एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक हुए, एनर्जी यूज़ हुआ, और जैसे ये एनर्जी यूज़ हुआ, ये जो परमानेंटली ये जो मिथेन अमाइनो एसिड्स थे टीआरएनए के साथ, ये इससे क्या होने लगे, अटैच होने लगे. ये इससे इस तरीके से इसकी तरफ आते हैं. फिर क्या होता है कि ये चेन आगे की तरफ स्लाइड करता है, और ये चेन आगे की तरफ स्लाइड करके इसको कम्प्लीटली क्या करता है, अपने आप में अटैच कर लेता है. अब हमने यहाँ लिखा है, फॉलोइंग अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द राइबोसोम इंड्यूस्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीटीपी इन इलोंगेशन फैक्टर 1A या 1 अल्फ़ा हम इसको पढ़ते हैं, डॉट जीटीपी, द लार्ज rRNA catalyzes peptide bond formation between met I and amino acid 2. सो इसका क्या मतलब कि जैसे ही जो इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा जीटीपी है, ये इसके साथ अटैच होता है, उसके वजह से एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है किसके बीच, इनिशिएटिव मेथेनिन और दूसरे अमाइनो एसिड जो अभी आए थे उसके साथ. ये अटैचमेंट हुआ. इसका अटैचमेंट होने के बाद एक्चुअली क्या होता है, वहाँ अब अटैच हो गया है किसके साथ, अल्फ़ा अमाइनो एसिड
सेकेंड किसके साथ, मेट टीआरएनए के साथ, इनिशिएटिव मेथिनिन के साथ। इसके बाद इसको एक और इलांगेटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है इलांगेशन फैक्टर 2.GTP। इलांगेशन फैक्टर 2.GTP क्या है, ये फिर से एक इलांगेशन फैक्टर है जो कि क्या करेगा, जो कि इसको ट्रांसलोकेट करेगा। लुक एट हियर, पहले ये इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीटीपी इन EF2.GTP causes another conformational change in the ribosome that result in its translocation 1 codon along the mRNA and shifts the unacylated tRNA IMET to the E site and the tRNA with bond peptide to the P site। क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे इसके साथ अटैच हुआ, अगेन इलांगेशन फैक्टर 2.GTP यहाँ पे आया और इसमें क्या किया, इसने फिर से एनर्जी बॉन्ड ब्रेक किया और एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसने इसे ट्रांसलोकेट कर दिया। तो ट्रांसलोकेट करने के बाद जो पहले से पी साइट पे टीआरएनए थे, इनिशिएटिव मेथिनिन टीआरएनए, अब ये इसके साथ अटैच हो गया और ये आगे की तरफ शिफ्ट किया। तो आगे की तरफ जो शिफ्ट किया तो ये कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा ई साइट पे। आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ 3 साइट्स बनाए हैं, पी, ए और ई। पी वहाँ था जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था, ए साइट वो है जो नया वाला चेन आ रहा है वो यहाँ आएगा ये इसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ फिर से कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुआ और ये वाला पूरा का पूरा शिफ्ट कर गया ई साइट के पास। ई साइट के पास शिफ्ट करते ही क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन अकर्स। नाउ एंड द टीआरएनए विद बॉन्ड पेप्टाइड टू द पी साइट, क्या हो गया, टीआरएनए आईमेट किधर की तरफ शिफ्ट किया, ई साइट की तरफ, और जो टीआरएनए था जो कि पेप्टाइड के साथ बॉन्ड किया था अभी जस्ट, वो कहाँ पहुँच गया, पी साइट के पास पहुँच गया। आप यहाँ देख रहे हो, और यहाँ जो टीआरएनए आया था वो अब क्या हो गया, आउट ऑफ द राइबोसोम चले गया। टीआरएनए तो निकल गया, पी साइट पे कौन रह गया, तो इनिशिएटिव मेथिनिन और जो नया अमाइनो एसिड आया था वो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर उसी तरीके से तीसरा टीआरएनए ये बेचारा यहाँ से आएगा, ये आने के बाद फिर इसी तरीके से ए साइट के पास पहुँचेगा, फिर पी साइट के पास पहुँचेगा और शिफ्ट कर जाएगा। तो हर बार इलांगेशन फैक्टर 1A और इलांगेशन फैक्टर 2 को आना पड़ता है। नाउ ट्रांसलोकेशन थस रिटर्न द राइबोसोम conformation to A site to a state in which A site is open and able to accept another amino acylated tRNA with complexed with EF1 alpha GTP beginning another cycle of chain elongation। ओके, उसी तरीके से वहाँ पी साइट खाली हो जाएगी और पी साइट खाली होने के बाद ये इलांगेशन फैक्टर 1 अल्फा GTP फिर से दूसरा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा, फिर से ऐड करेगा दूसरे अमाइनो एसिड्स को।